वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल अर्थात 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के राजपूत वंशों के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोग जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो दक्कन के इलाके के जो क्षेत्र के राजपूत वंश थे जिन्हें चंदेल वंश कहते हैं, तो उसी चंदेल वंश बुंदेलखंड के इलाकों को हमने शुरुआत किया। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके प्रमुख शासकों को देखा जिसमें यशोवर्मन तक हमने देख लिया था। उसके बाद इसका अगला जो पुत्र आता है जिसका नाम था धंगदेव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट शासक था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है चंदेल वंश का। तो चूंकि पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था और यह जो शासनकाल था इन चंदेल वंशों का, यह भी 12वीं शताब्दी के लगभग समाप्त हो जाता है। 1303 ईस्वी के लगभग यह समाप्त हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यशोवर्मन के बाद अगला शासक उसका पुत्र जिसका नाम था धंगदेव, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस चंदेल वंश का सबसे ताकतवर माना जाता है। तो यशोवर्मन, उसके बाद धंगदेव, धंगदेव के बाद यशोवर्मन, ये दोनों जो शासक हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग धंगदेव को शुरुआत करते हैं कि यशोवर्मन का पुत्र एवं 950 ईस्वी में अपने पिता यशोवर्मन का उत्तराधिकारी। तो यह धंगदेव यशोवर्मन का पुत्र था और 950 ईस्वी में अपने पिता यशोवर्मन के स्थान पर चंदेल वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो याद रखेंगे, धंगदेव यशोवर्मन का पुत्र था और 995 ईस्वी में अपने पिता यशोवर्मन के बाद अगला चंदेल वंश का उत्तराधिकारी बनता है, शासक बनता है। चंदेलों के वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता, तो धंगदेव को चंदेल वंशों का वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अभिलेखों के अनुसार कि यह एक स्वतंत्र शासक था। इसने चालुक्यों को पराजित करके इसने स्वतंत्र एक साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? धंगदेव ने। तो चंदेलों के वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे मानते हैं? धंगदेव को। धंगदेव के बारे में जानकारी खजुराहो लेख से, तो धंगदेव के बारे में जो जानकारी मिलती है वह किस लेख से मिलती है? तो खजुराहो के लेख से मिलती है। याद रखेंगे कि धंगदेव के बारे में जानकारी खजुराहो लेख से मिलती है। खजुराहो लेख से इसे उपाधि कौन कौन सी मिली थी, अर्थात इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पहला परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम महेश्वर और कालिंजराधिपति। तो धंगदेव ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम महेश्वर और कालिंजराधिपति का उपाधि धारण किया था। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम महेश्वर और कालिंजराधिपति। कालिंजर को दूसरी राजधानी के रूप में निर्माण, कालिंजर पर विजय के बाद। तो इस धंगदेव ने कालिंजर को विजय किया, कालिंजर को पराजित किया और उसके बाद कालिंजराधिपति का उपाधि धारण किया। तो कालिंजर पर विजय के बाद धंगदेव ने कालिंजराधिपति की उपाधि ली और उस कालिंजर को दूसरी राजधानी के रूप में निर्माण किया। याद रखेंगे किसने? तो धंगदेव ने। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार चंदेल वंश का वास्तविक स्वतंत्र शासक, क्योंकि इसके अधीन कनौज के प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल। तो याद रखेंगे कि भारतीय इतिहासकारों के अनुसार यह जो धंगदेव था वही चंदेल वंश का वास्तविक स्वतंत्र शासक या वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसके अधीन कन्नौज के प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल थे। तो इसने त्रिलोचन पाल को अपने अधीन रखा था। इसलिए भारतीय इतिहासकारों ने धंगदेव को
चंदेल वंश का वास्तविक स्वतंत्र शासक कहा है। नागर शैली में पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया, जबकि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कार्य 999 ईस्वी में प्रारंभ किया। ये सभी मंदिर खजुराहो में स्थित है। तो याद रखें कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कंदरिया महादेव मंदिर, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि इस धंगदेव ने खजुराहो में नागर शैली में कई मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर था, जबकि कंदरिया महादेव मंदिर का 999 ईस्वी में इसने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। और ये सभी मंदिर कहां पे है? तो खजुराहो में या खजूर की बगीचा में। तो ये सभी मंदिर नागर शैली में बने थे। याद रखेंगे कि चंदेल वंश में जितने सारे मंदिर बनाए गए थे वे सभी नागर शैली में बनाए गए थे। तो नागर शैली में पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया। ये सभी शिव जी के मंदिर हैं। किसने? तो धंगदेव ने किया। किस शैली में? नागर शैली में। जबकि 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। ये सभी मंदिर खजुराहो में है। ऐसी मान्यता है कि धंगदेव 100 वर्ष जीवित रहा। तो ऐसी मान्यता है कि यह जो धंगदेव था वह 100 वर्षों तक जीवित रहा। याद रखेंगे कि एक मान्यता के अनुसार क्या कहा गया है कि धंगदेव का जो उम्र था वह 100 साल तक रहा। याद रखेंगे। भटिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल को अफगानी शासक सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैन्य सहायता तथा उसके विरुद्ध बने हिंदू राजाओं के संग में शामिल हुआ। तो भटिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल को अफगानी शासक सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैन्य सहायता और उसके विरुद्ध हिंदू राजाओं के संग में शामिल हुआ। तो सुबुक्तगिन को पराजित करने के लिए यह एक अफगानी शासक था, तुर्की शासक था, क्योंकि अलप्तगिन का यह पुत्र था सुबुक्तगिन। तो भटिंडा के शाही शासक जयपाल को अफगानी शासक सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैन्य सहायता तथा उसके विरुद्ध हिंदू राजाओं के संग में यह शामिल हुआ। तो सुबुक्तगिन को पराजित करने के लिए धंगदेव भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सैन्य सहायता प्रदान करता है और साथ ही साथ वह उस हिंदू राजाओं के संग में शामिल हुआ ताकि वह सुबुक्तगिन को पराजित कर सके। इसका जो साम्राज्य विस्तार था कालिंजर, मालवा, यमुना नदी, चेदीराज, गोपाद्री पर्वत, पश्चिम में ग्वालियर और पूर्व में वाराणसी तक। तो धंगदेव का साम्राज्य विस्तार कालिंजर, मालवा, यमुना नदी, चेदी राज्य, गोपाद्री पर्वत, पश्चिम में ग्वालियर और पूर्व में वाराणसी तक था। याद रखेंगे कि धंगदेव का साम्राज्य विस्तार कालिंजर, मालवा, यमुना नदी, चेदी राज्य, गोपाद्री पर्वत, पश्चिम में ग्वालियर और पूर्व में वाराणसी तक था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। याद रखेंगे। चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता, तो अभी हमने बताया कि यह जो धंगदेव था उसे चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से कंप्लीट स्वतंत्र हो गया था चंदेल वंश। वह जो सामंत थे चालुक्य, उनसे यह पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे। याद रखेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता, क्योंकि यह कन्नौज के प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल को अपने अधीन रखा था। हालांकि ये वास्तव में प्रतिहारों के अधीन सामंत थे। इसे याद रखेंगे, हमने वीडियो में बताया भी है पिछले। 1002 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा जमुना के संगम में डुबकी लगाकर प्राण त्याग। तो 1002 ईस्वी में यह धंगदेव
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा जमुना के संगम में डुबकी लगाकर अपना प्राण को त्याग देता है। तो 1002 ईस्वी में यह धंगदेव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा जमुना के संगम में आत्महत्या कर लेता है, गंगा जमुना के संगम में डुबकी लगा के। इंपॉर्टेंट है, कब? 1002 ईस्वी में। अपने पिता के समान ही पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी सबसे प्रमुख विजय कनौज एवं ग्वालियर। तो चंदेल वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था धंगदेव, उसका यदि सबसे प्रमुख विजय कहा जाए तो कन्नौज और ग्वालियर की विजय। तो कन्नौज और ग्वालियर की विजय धंगदेव का सबसे प्रमुख विजय था और यह अपने पिता के समान ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था, अर्थात यशोवर्मन के समान ही काफी पराक्रमी था और महत्वाकांक्षी था। और इसका सबसे प्रमुख विजय कन्नौज एवं ग्वालियर के विजय को कहा जाता है। एक अभिलेख के अनुसार कोसल, क्रथा अर्थात विदर्भ के क्षेत्र का हिस्सा, विदर्भ यानी कि जो मध्य प्रदेश और जो गुजरात का इलाका है उसे विदर्भ कहा जाता है। तो एक अभिलेख के अनुसार कोसल, क्रथा विदर्भ के क्षेत्र का हिस्सा, कुंतला और सिम्हाला के शासकों के द्वारा स्वेच्छा से धंगदेव की अधीनता स्वीकार तथा अंग, कांची और राह के राजाओं को पराजित कर धंगदेव अपने जेल में रखा। तो पराजित कर धंगदेव उनके रानियों को अपने जेल में रखा, उनके रानियों को अपने जेल में रखा था। तो इसे याद रखेंगे, राजाओं को जेल में नहीं रखा था बल्कि रानियों को जेल में रखा था, उनके रानियों को जेल में रखा। ये इंपॉर्टेंट है। तो एक अभिलेख के अनुसार कोसल, क्रथा जो विदर्भ के क्षेत्र का हिस्सा है, कुंतला और सिम्हाला के शासकों के द्वारा स्वेच्छा से धंगदेव की अधीनता, ये झुककर प्रणाम करते थे कि ये जो कोसल, क्रथा, कुंतला और सिम्हाला के शासक हैं, ये धंगदेव को झुककर क्या करते थे? तो प्रणाम करते थे। इसे भी लिख लें कि जो कोसल, क्रथा, उसके बाद कुंतला और सिम्हाला के शासक धंगदेव को झुककर प्रणाम करते थे। तो याद रखेंगे कि जो 4 वंश के शासक थे, जैसे कि एक का नाम था एक अभिलेख के अनुसार कोसल, क्रथा जो कि विदर्भ के क्षेत्र का हिस्सा है, कुंतला और सिम्हाला के शासकों के द्वारा स्वेच्छा से धंगदेव की अधीनता स्वीकार। तो ये कोसल, क्रथा जो कि विदर्भ के क्षेत्र का हिस्सा है, कुंतला और सिम्हाला के शासक स्वेच्छा से धंगदेव की अधीनता को स्वीकार कर लिए और ये धंगदेव को झुककर क्या करते थे? तो प्रणाम करते थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और साथ ही साथ इसने अंग, कांची और राह के राजाओं को पराजित कर उनके रानियों को अपने जेल में रखा। तो यह किससे पता चलता है? तो धंगदेव के एक अभिलेख के अनुसार। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक अभिलेख के अनुसार कोसल, क्रथा जो कि विदर्भ के क्षेत्र का हिस्सा है, कुंतला और सिम्हाला के शासकों के द्वारा स्वेच्छा से धंगदेव की अधीनता स्वीकार तथा अंग, कांची और राह के राजाओं को पराजित कर धंगदेव उनके रानियों को जेल में रखा। कोसल, क्रथा, कुंतला और सिम्हाला के शासक धंगदेव को झुककर प्रणाम करते थे। तो ये तो था धंगदेव जो कि काफी महान शासक था इस चंदेल वंश का।
इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका पुत्र गंडदेव। गंडदेव 1003 ईस्वी में अपने पिता धंगदेव के आत्महत्या के बाद चंदेल वंश का अगला शासक। तो गंडदेव अपने पिता धंगदेव के 1002 में आत्महत्या के बाद अगला चंदेल वंश का शासक बनता है। याद रखेंगे कि 1003 में अपने पिता धंगदेव के द्वारा आत्महत्या के बाद चंदेल वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो उसका पुत्र गंडदेव। नागर शैली में आधारित विष्णु भगवान का जगदम्बी माता मंदिर तथा सूर्य भगवान का चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण। याद रखेंगे कि इस गंडदेव ने नागर शैली में आधारित विष्णु भगवान का जगदम्बी माता का मंदिर जबकि सूर्य भगवान का चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि नागर शैली में आधारित विष्णु भगवान का जगदम्बी माता का मंदिर और सूर्य भगवान का चित्रगुप्त मंदिर यह निर्माण किया किसने? तो गंडदेव ने। यशोवर्मन के द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर भी नागर शैली में। तो अभी हमने बताया कि यशोवर्मन ने बैकुंठ की मूर्ति को स्थापित करके एक लक्ष्मण मंदिर जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं तो उसका निर्माण किया था खजुराहो में, महोबा के पास। तो उस यशोवर्मा के द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर भी किस शैली में बना था? तो नागर शैली में। तो हालांकि चंदेल वंश के सभी मंदिर जो खजुराहो के मंदिर थे वे सभी नागर शैली में ही बने थे। 1008 ईस्वी में लाहौर में महमूद गजनवी के खिलाफ एक अभियान में प्रतिहार शासक राज्यपाल की सहायता। तो 1008 ईस्वी में लाहौर में महमूद गजनवी ने प्रतिहार शासक राज्यपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। तो उसमें इस गंडदेव ने उसकी सहायता की थी। तो याद रखेंगे कि 1008 ईस्वी में लाहौर में महमूद गजनवी के खिलाफ एक अभियान में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की सहायता की थी। किसने? तो इस गंडदेव ने। याद रखेंगे 1017 ईस्वी में कुछ भारतीय इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी द्वारा पराजित होकर महमूद गजनवी की अधीनता को स्वीकारा। तो कुछ भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि 1017 ईस्वी में यह गंडदेव महमूद गजनवी से पराजित होकर महमूद गजनवी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है स्वेच्छा से। तो 1017 ईस्वी में तो कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि गंडदेव 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी से पराजित होकर अपनी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। किसके अधीन हो जाता है? तो महमूद गजनवी के अधीन स्वेच्छा से। याद रखेंगे। तो यह तो था गंडदेव। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो भी एक महान शासक था जिसका नाम था विद्याधर। तो एक महान शासक बनता है कौन? विद्याधर। 1017 ईस्वी में अपने पिता गंडदेव के स्थान पर 1017 ईस्वी में अपने पिता गंडदेव के स्थान पर चंदेल वंश का अगला शासक बनता है कौन? तो विद्याधर। 1017 ईस्वी में अपने पिता गंडदेव के स्थान पर चंदेल वंश का अगला शासक। एक मुसलमान लेखक के द्वारा चंद्र और विद्या की संज्ञा एवं उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक की संज्ञा। याद रखेंगे। तो एक मुसलमान लेखक ने इस विद्याधर को कौन सी उपाधि से संबोधित किया? तो चंद्र और विद्या। तो एक मुसलमान लेखक ने विद्याधर को चंद्र और विद्या के नाम से संबोधित किया कि इस विद्याधर का नाम क्या था? तो चंद्र और विद्या। और साथ ही साथ उस लेखक ने इस विद्याधर को उसके समय का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। याद रखेंगे कि एक मुसलमान लेखक के द्वारा विद्याधर को चंद्र एवं विद्या की संज्ञा दी गई है, अर्थात उसके नाम
उसका क्या नाम रखा गया? तो चंद्र और विद्या। और विद्याधर को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक कहा उस मुसलमान लेखक ने। 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या, क्योंकि 1008 ईस्वी में गंडदेव द्वारा सहायता करने के बावजूद महमूद गजनवी से लड़ने के बजाय डरकर भाग गया था और गंडदेव पराजित हो गया था। तो 1019 ईस्वी में यह विद्याधर गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर देता है, क्योंकि हमने बताया था कि 1008 ईस्वी में जब लाहौर में महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल की सहायता किया था किसने? तो गंडदेव ने। तो गंडदेव का बदला लेने के लिए विद्याधर ने क्या किया कि उस राज्यपाल की हत्या कर दी। क्योंकि जब 1019 में हत्या की, क्यों हत्या की? क्योंकि 1008 ईस्वी में गंडदेव ने इस राज्यपाल की सहायता की थी किसके विरुद्ध? तो महमूद गजनवी के विरुद्ध। लेकिन वह डर के भाग गया था और अकेले पड़ गया था गंडदेव, और महमूद गजनवी से आसानी से पराजित हो गया था। तो 1019 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या, क्योंकि 1008 ईस्वी में गंडदेव द्वारा सहायता करने के बावजूद महमूद गजनवी से लड़ने के बजाय डरकर भाग गया था और गंडदेव पराजित हो गया था। कलचुरी शासक गांगदेव और परमार शासक राजा भोज के द्वारा पराजय, कलचुरियों का पूर्वी हिस्सा पर कब्जा। तो याद रखेंगे कि विद्याधर कलचुरी शासक गांगदेव और परमार शासक राजा भोज के द्वारा पराजित हो गया और कलचुरियों का जो चंदेल वंश के पूर्वी हिस्सा था उस पर कब्जा हो गया। तो इंपॉर्टेंट है कि कलचुरी शासक गांगदेव और परमार शासक राजा भोज द्वारा विद्याधर की पराजय हो जाती है। अर्थात विद्याधर कलचुरी शासक गांगदेव और परमार शासक राजा भोज से पराजित हो जाता है और कलचुरियों का चंदेल वंश के पूर्वी हिस्से पर कब्जा हो जाता है कि कलचुरी वंश चंदेल वंश के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। महमूद गजनवी द्वारा विद्याधर के समय 2 बार आक्रमण होता है। एक बार 1019 से 1020 ईस्वी में और दूसरी बार 1022 ईस्वी में। तो यह इंपॉर्टेंट है कि विद्याधर के समय कितनी बार आक्रमण होता है महमूद गजनवी का? तो 2 बार आक्रमण, 2 बार गजनवी का आक्रमण याद रखेंगे। कि विद्याधर के समय महमूद गजनवी का 2 बार आक्रमण होता है। एक बार 1019 से 1020 ईस्वी में और दूसरी बार 1022 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी द्वारा 1019 से 1020 ईस्वी में विद्याधर पर आक्रमण, कोई निर्णय नहीं निकला क्योंकि विद्याधर ने सेना को वापस हटा लिया था। तो 1019 से 1020 ईस्वी में जब पहली बार महमूद गजनवी विद्याधर पर आक्रमण किया तो उस समय यह युद्ध अनिर्णित रहा, कोई निर्णय नहीं निकला क्योंकि विद्याधर अपनी सेना को पीछे हटा लिया, क्योंकि वह महमूद गजनवी के सेना को पराजित करने में असमर्थ हो गया। तो महमूद गजनवी द्वारा 1019 से 1020 ईस्वी में विद्याधर पर आक्रमण, कोई निर्णय नहीं निकला, विद्याधर ने सेना को वापस हटाया। फिर महमूद गजनवी द्वारा 1022 ईस्वी में दोबारा आक्रमण होता है और इसमें शांति की संधि हो जाती है, शांति का समझौता हो जाता है और यह युद्ध समाप्त हो जाता है। और यह जो विद्याधर था वह महमूद गजनवी से समझौता कर लेता है, संधि कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तुर्की शासक से युद्ध में पार पाना असंभव है। तो महमूद गजनवी द्वारा 1022 ईस्वी में दोबारा आक्रमण और संधि, शांति के समझौते का संधि हुआ, याद रखेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया, कब? 1030 ईस्वी में। तो जो भंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था 999 ईस्वी में, तो उसे 1030 ईस्वी में
विद्याधर ने उस कंदरिया महादेव मंदिर को पूरा करवाया। इंपॉर्टेंट है। तो कंदरिया महादेव मंदिर को निर्माण प्रारंभ किसने किया? तो धंगदेव ने 999 ईस्वी में, जबकि उसका निर्माण कार्य 1030 ईस्वी में विद्याधर उसका पोता करवाया। याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो शासक बनता है चंदेल वंश का, उसका नाम था विजयपाल। विजयपाल विद्याधर का पुत्र एवं 1030 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक। तो विजयपाल विद्याधर का पुत्र था और 1030 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक बनता है। एक शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासक गांगेदेव पर विजय, याद रखेंगे कि एक शिलालेख के अनुसार क्या पता चलता है कि विजयपाल ने कलचुरी शासक गांगेदेव को पराजित किया था। याद रखेंगे कि एक शिलालेख में क्या लिखा गया है कि इस विजयपाल ने कलचुरी के शासक गांगेदेव को पराजित किया था। ग्वालियर के कच्छप घाटों पर आक्रमण। तो शिलालेख के अनुसार क्या पता चलता है कि इस विजयपाल ने ग्वालियर के कच्छप घाटों पर भी आक्रमण किया था। विजय हुआ था या फिर पराजय हुआ था, इसके बारे में इतिहासकारों को पता नहीं है। तो बस इतना याद रखें कि विजयपाल ने ग्वालियर के कच्छप घाटों के ऊपर आक्रमण किया था। यह एक शिलालेख से पता चलता है। इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था देवबर्मन। देवबर्मन जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देवबर्मन 1045 ईस्वी में चंदेल वंश का शासक बनता है। विजयपाल का पुत्र था एवं कलचुरी शासक गांगेदेव के पुत्र लक्ष्मी कर्ण से पराजय। तो याद रखेंगे कि 1045 ईस्वी में विजयपाल का पुत्र जिसका नाम था देवबर्मन, वह चंदेल वंश का अगला शासक बनता है और वह कलचुरी शासक गांगेदेव के पुत्र लक्ष्मी कर्ण से पराजित होता है। यह भी एक अभिलेख से पता चलता है। तो 1045 ईस्वी में विजयपाल का पुत्र देवबर्मन या देवबर्मा, देवबर्मन या देवबर्मा भी इसे कहते हैं, तो याद रखेंगे। तो 1045 ईस्वी में देवबर्मन या देवबर्मा जो कि विजयपाल का पुत्र था, वह चंदेल वंश का अगला शासक बनता है और वह कलचुरी शासक गांगेदेव के पुत्र लक्ष्मी कर्ण से पराजित होता है। इसके बाद अगला शासक, तो यहां से जो पतन था वह लगभग प्रारंभ हो जाता है चंदेलों का। तो इसके बाद अगला जो शासक बनता है कीर्ति सिंह या कीर्ति बर्मन, वह अगला शासक बनता है और यह कुछ उभारने की कोशिश करता है। तो कालिंजर के नरेश देवबर्मा का छोटा भाई कीर्ति सिंह, कीर्ति बर्मन और कीर्ति वर्मा एक ही नाम है। कीर्ति सिंह, कीर्ति बर्मन और कीर्ति वर्मा। कालिंजर के नरेश देवबर्मा का छोटा भाई एवं विजयपाल का पुत्र तथा 1060 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक। तो यह जो कीर्ति बर्मन था या कीर्ति सिंह था या कीर्ति वर्मा था, वह कालिंजर के शासक देवबर्मा का छोटा भाई और विजयपाल का पुत्र था। तो इस विजयपाल के दो बेटे थे, एक का नाम था देवबर्मन और दूसरे का नाम था कीर्ति बर्मन। तो देवबर्मन या देवबर्मा और दूसरा पुत्र कीर्ति सिंह या कीर्ति बर्मन या कीर्ति वर्मा। तो यह कालिंजर का नरेश देवबर्मा का छोटा भाई था और विजयपाल का पुत्र था और 1060 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक बना। इसकी माता का नाम भवन देवी था। तो याद रखेंगे कि कीर्ति बर्मन की माता का नाम क्या था? भवन देवी, अर्थात विजयपाल की पत्नी का नाम भवन देवी था। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और कालिंजराधिपति। तो कीर्ति सिंह को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और कालिंजराधिपति की उपाधि इसने धारण की थी। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और कालिंजराधिपति। एक सबसे इंपॉर्टेंट कि महोबा के पास कीरत सागर नामक झील का निर्माण। तो इस कीर्ति बर्मन ने महोबा के पास एक कीरत सागर नामक एक विशाल झील का निर्माण किया। याद रखेंगे
कि महोबा के पास कीरत सागर नामक एक विशाल झील का निर्माण किसने किया? तो कीर्ति बर्मन ने। चंदेलों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाने का प्रयास एवं कलचुरी शासक लक्ष्मी कर्ण को परास्त कर कलचुरियों को से बार बार पराजित होने के अपमान का बदला लिया। इस युद्ध में कीर्ति बर्मन के सामंत गोपाल की सहायता। तो याद रखेंगे कि चंदेलों की जो शक्ति खो गई थी, जो शक्ति खत्म हो गई थी, तो इस कीर्ति बर्मन ने उसे वापस लाने का प्रयास किया और कलचुरी शासक लक्ष्मी कर्ण को इसने प्रयास करके परास्त करके कलचुरियों से बार बार पराजित होने का इसने बदला ले लिया। और इस युद्ध में कीर्ति बर्मन का सामंत गोपाल ने सहायता की थी। तो इंपॉर्टेंट है कि कीर्ति बर्मन के एक महत्वपूर्ण सामंत का क्या नाम था? तो गोपाल था, जिसने कलचुरियों से युद्ध में इसकी खासा मदद की थी। तो चंदेलों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाने का प्रयास किया इस कीर्ति बर्मन ने और कलचुरी शासक लक्ष्मी कर्ण को परास्त करके कलचुरियों से चंदेलों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाने का प्रयास किया एवं कलचुरी शासक लक्ष्मी कर्ण को परास्त करके कलचुरियों से बार बार पराजित होने के अपमान का भी बदला ले लिया। और इस युद्ध में कीर्ति बर्मन का सामंत गोपाल ने इसकी सहायता की। याद रखेंगे, इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था श्री कृष्ण मिश्र। तो श्री कृष्ण मिश्र इस कीर्ति बर्मन का दरबारी कवि था, जिसने प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इस चंदेल वंश के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, जब ये हमने बताया था ऐतिहासिक ग्रंथों में कि कैसे कैसे इस चंदेल वंश की जानकारी मिलती है, तो इस प्रबोध चंद्रोदय के किताब के बारे में हमने जिक्र किया था। तो इसका एक दरबारी कवि था श्री कृष्ण मिश्र, जिसने प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की। इस संस्कृत नाटक में लक्ष्मी कर्ण के विरुद्ध गोपाल के युद्धों एवं विजयों का उल्लेख किया गया है तथा यह भी लिखा गया है कि गोपाल ने नृपतिलक कीर्ति बर्मा को पृथ्वी के साम्राज्य का स्वामी बनाया और दिग्विजय व्यापार में शामिल हुआ। तो याद रखेंगे कि कीर्ति बर्मन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था श्री कृष्ण मिश्र, जिसने एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम था प्रबोध चंद्रोदय, तो प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह एक संस्कृत नाटक था, संस्कृत ग्रंथ था। तो इस नाटक में लक्ष्मी कर्ण के विरुद्ध गोपाल, जो कि इसका सामंत था कीर्ति बर्मन का, तो उसके युद्धों एवं विजयों का उल्लेख किया गया है। और साथ ही इस किताब में यह लिखा गया है कि गोपाल ने नृपतिलक महान शासक, नृपतिलक यानी महान शासक कीर्ति बर्मा को पृथ्वी के साम्राज्य का स्वामी बनाया और साथ ही साथ उसके दिग्विजय व्यापार में भी शामिल हुआ। तो यह लिखा हुआ है। चंदेलों के अभिलेख से भी चेदी वंश के शासक लक्ष्मी कर्ण के विरुद्ध कीर्ति बर्मन के युद्ध की जानकारी मिलती है। तो इस प्रबोध चंद्रोदय से तो जानकारी मिलती ही है कीर्ति बर्मन का चालुक्यों पर विजय, साथ ही साथ चंदेल के अभिलेख से भी चेदी वंश के शासक लक्ष्मी कर्ण के विरुद्ध कीर्ति बर्मन के विजय की जानकारी मिलती है। याद रखेंगे। तो यह तो था कीर्ति बर्मन। इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था सुलक्षण बर्मन। तो कीर्ति बर्मन के बाद अगला शासक सुलक्षण बर्मन। 1100 ईस्वी में पिता कीर्ति बर्मन की जगह चंदेल वंश का अगला शासक। तो 1100 ईस्वी में अपने पिता कीर्ति बर्मन के स्थान पर यह सुलक्षण बर्मन अगला शासक बनता है चंदेल वंश का। कब? 1100 ईस्वी में। परमार और कलचुरियों पर सैन्य सफलता। तो इस सुलक्षण बर्मन ने परमार वंश और कलचुरियों पर सैन्य सफलता प्राप्त किया, अर्थात उसको पराजित किया। तो परमार और कलचुरियों पर सैन्य सफलता भी प्राप्त किया था सुलक्षण बर्मन ने। मऊ शिलालेख के अनुसार अंतर्वेदी क्षेत्र अर्थात
जो गंगा जमुना का जो क्षेत्र कहलाता है, गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र जिसे दोआब कहते हैं, तो उस पर इसने सैन्य सफलता प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। इसे याद रखेंगे। तो पर मऊ शिलालेख के अनुसार इंपॉर्टेंट है। तो किस शिलालेख से पता चलता है कि सुलक्षण वर्मन ने गंगा जमुना के दोआब पर विजय प्राप्त किया था? तो मऊ शिलालेख के अनुसार अंतर्वेदी क्षेत्र, जिसे गंगा जमुना का क्षेत्र कहते हैं, तो वहां पे इसने क्या किया कि विजय प्राप्त किया। तो मऊ शिलालेख के अनुसार सुलक्षण वर्मन ने अंतर्वेदी क्षेत्र, जिसे गंगा जमुना का क्षेत्र, गंगा जमुना का दोआब कहते हैं, दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, ये गंगा ये जमुना और ये भूमि दोआब कहलाएगी। तो इसी गंगा जमुना के दोआब में अर्थात अंतर्वेदी क्षेत्र में इस सुलक्षण वर्मन ने विजय प्राप्त किया था, सैन्य सफलता हासिल किया था। इसके बाद अगला जो शासक बनता है जयवर्मन, सुलक्षण वर्मन का पुत्र जयवर्मन। सुलक्षण वर्मन का पुत्र एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति, याद रखेंगे यह जो जयवर्मन था वह कोई लड़ाकू व्यक्ति नहीं था, यह धार्मिक व्यक्ति था, हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था। तो याद रखेंगे, और इसी कारण उसने गद्दी को भी त्याग दिया था। तो 5 वर्ष तक गद्दी पर रहा और वह थक गया था और अपने गद्दी को 1115 ईस्वी में त्याग दिया। तो सुलक्षण वर्मन का पुत्र एवं धार्मिक स्वभाव तथा 1115 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक नियुक्त और 1120 ईस्वी में थक कर गद्दी का त्याग कर दिया। तो याद रखेंगे जयवर्मन सुलक्षण वर्मन का पुत्र था एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था और 1115 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक बना और 5 वर्ष के बाद 1120 ईस्वी में थक कर गद्दी को त्याग दिया। यानी कि गद्दी यह चंदेल वंश के शासक से अपना मोह भंग कर दिया, शासक से हट गया। इसके बाद अगला शासक बनता है पृथ्वी वर्मन। तो पृथ्वी वर्मन कीर्ति वर्मन का छोटा पुत्र था, अर्थात इस कीर्ति वर्मन का छोटा पुत्र था तथा जयवर्मन का चाचा था। 1120 ईस्वी में जयवर्मन की मृत्यु के बाद अगला शासक बना। तो 1120 ईस्वी में जयवर्मन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जयवर्मन का चाचा अर्थात पृथ्वी वर्मन का छोटा पुत्र कीर्ति वर्मन का छोटा पुत्र पृथ्वी वर्मन वह चंदेल वंश का अगला शासक बना। तो कीर्ति वर्मन का छोटा पुत्र था पृथ्वी वर्मन और जयवर्मन का चाचा था, जो 1120 ईस्वी में जयवर्मन की मृत्यु के बाद चंदेल वंश का अगला शासक बना। चंदेल लेखों के अनुसार आक्रमणकारी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के बजाय मौजूदा चंदेल क्षेत्रों के संरक्षण पर ध्यान केंद्र। तो चंदेल लेखों के अनुसार क्या लिखा गया है कि यह पृथ्वी वर्मन अपने साम्राज्य के विस्तार की बजाय अपने जो बचे हुए क्षेत्र था उसको बचाने के लिए इसने ध्यान केंद्रित किया। तो जो साम्राज्य इसके पास था तो उसी को यह बचाने में लग गया था। तो याद रखेंगे चंदेल लेखों के अनुसार आक्रमणकारी साम्राज्य नीति को अपनाने के साथ इसने साम्राज्य का विस्तार नीति को अपनाने के बजाय इसने जो बचा कुछा जो इसके क्षेत्र में संरक्षण था, राज्य था, उसी को यह संरक्षित करने में लग गया। तो याद रखेंगे चंदेल लेखों के अनुसार आक्रमणकारी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के बजाय मौजूदा चंदेल क्षेत्रों के संरक्षण पर इसने ध्यान केंद्रित किया। जो उसके पास क्षेत्र था उसी को वह बचाने में लग गया, अर्थात वह अपने साम्राज्य विस्तार के चक्कर में नहीं रहा। इसके बाद अगला शासक बना मदन वर्मन। तो अगला शासक बना कौन? मदन वर्मन। 1129 ईस्वी में पिता पृथ्वी वर्मन की जगह चंदेल वंश का अगला शासक। तो 1129 ईस्वी में अपने पिता पृथ्वी वर्मन की जगह यह मदन वर्मन चंदेल वंश का अगला शासक बना। मदन वर्मन के समय पड़ोसी राज्य कलचुरी तथा परमार कमजोर हो गए थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर मदन वर्मा द्वारा कलचुरी शासक गया कर्ण की पराजय
और बुंदेलखंड के उत्तरी भाग पर कब्जा तथा परमार के पश्चिमी सीमा भीमसा जो कि विदिशा का इलाका है वहां पर कब्जा। तो मदन बर्मन के समय पड़ोसी राज्य, इसका मदन वर्मा को मदन बर्मन भी कहते थे, मदन वर्मा या मदन वर्मा याद रखेंगे। तो मदन वर्मा या मदन वर्मा 1129 ईस्वी में अपने पिता पृथ्वी बर्मन की जगह चंदेल वंश का अगला शासक बनता है। और मदन बर्मन के समय पड़ोसी राज्य कलचुरी और परमार काफी कमजोर हो गए थे। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर मदन वर्मा कलचुरी शासक गया कर्ण को पराजित कर देता है। किसे? तो गया कर्ण को पराजित कर देता है और बुंदेलखंड के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लेता है। और परमार की पश्चिमी सीमा भीमसा, तो परमार वंश की पश्चिमी सीमा भीमसा जो कि विदिशा का इलाका था उस पर भी कब्जा कर लिया। कालिंजरा शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासक जयसिंह सिंधराज पर विजय, पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध अनिर्णित रहा। तो कालिंजर शिलालेख क्या कहता है कि इस मदन बर्मन ने कलचुरी शासक जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यह युद्ध अनिर्णित रहा, इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकला। तो कालिंजरा शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासक जयसिंह सिद्धराज पर इसने विजय प्राप्त की, पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध अनिर्णित रहा, इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। इसके बाद अगला शासक बनता है यशो बर्मन द्वितीय। यशो बर्मन द्वितीय 1162 ईस्वी में अपने पिता मदन बर्मन की जगह यह अगला चंदेल शासक बना, कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। तो इसके शासनकाल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ था। तो याद रखेंगे 1162 ईस्वी में यशो बर्मन अपने पिता मदन बर्मन की जगह अगला चंदेल शासक बना और इसके शासन कार्य में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ था। तो यह तो था हमारा चंदेल वंश का यह वीडियो। हम लोग कुछ देर में मिलेंगे इसके अंतिम शासक को लेकर परमार्दी देव के बारे में। तो एक छोटा सा फैक्ट है, उसके बाद यह चंदेल वंश समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चंदेल वंश के अंतिम शासक और कुछ फैक्टों को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग चंदेल वंश के अंतिम शासक को देखते हैं। तो अंतिम शासक का नाम था परमार्दी देव। अंतिम शासक का क्या नाम था? परमार्दी देव। तो परमार्दी देव वास्तव में यह अंतिम शासक कुछ इतिहासकारों के अनुसार मिलता है। तो एग्जाम में इसी परमार्दी देव के नाम से अंतिम शासक आता है, लेकिन वास्तव में अंतिम शासक हमीर बर्मन था। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? परमाल या फिर परमाल देव। तो परमाल या परमाल देव इसका वास्तविक नाम था, याद रखेंगे। 1166 ईस्वी में 1166 ईस्वी में अपने पिता यशो बर्मन द्वितीय की जगह अगला चंदेल शासक, तो यह परमार्दी देव 1166 ईस्वी में अपने पिता यशो बर्मन द्वितीय की जगह चंदेल वंश का अगला शासक बनता है। इसका एक दरबारी कवि था बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम था जगनिक। तो परमान रासों के रचयिता, यह इस चंदेल वंश के शुरू में ही हमने बताया था जब साहित्यिक ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था जगनिक, वह परमान रासों का रचयिता था। इस पुस्तक में परमाल सहित इसके दो महत्वपूर्ण सेनापति भाई आल्हा एवं उदल की वीर गाथा का वर्णन है, पर इस ग्रंथ का केवल एक भाग आल्हा खंड ही उपलब्ध है। यह पुस्तक हिंदी में है। तो परमार्दी देव का एक दरबारी कवि था जगनिक, जिसने परमाल रासो नामक एक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में राजा परमाल अर्थात परमार्दी देव सहित उसके दरबार में रहने वाले दो सेनापति
दो महत्वपूर्ण सेनापति, दोनों भाई थे, एक का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उदल। इन दोनों सेनापतियों के वीर गाथा का भी वर्णन है, पर इस ग्रंथ का केवल एक भाग आल्हा खंड ही उपलब्ध है। उदल खंड जो है वह उपलब्ध नहीं है। और वह यह जो पुस्तक है परमाल रासो, यह किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में। परमार्दी देव का परम मित्र कन्नौज के राजा जयचंद, तो इसका परम मित्र कौन था? तो कन्नौज का राजा जयचंद। परमार्दी देव के सेनापति आल्हा द्वारा रामलला मंदिर, मैहर तथा मैहर वाली माता मंदिर का निर्माण, दोनों नागर शैली में। तो परमार्दी देव का सेनापति आल्हा, उसने रामलला मंदिर और मैहर वाली माता का मंदिर दोनों नागर शैली में निर्माण किया था। याद रखेंगे कि रामलला मंदिर और मैहर वाली माता दोनों नागर शैली में था। इसका निर्माण किसने किया? तो परमार्दी देव का सेनापति आल्हा ने। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजय एवं पृथ्वीराज चौहान का महोबा पर कब्जा, आल्हा एवं उदल की हत्या, यह 1182 ईस्वी में। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो मदनपुर अभिलेख से। याद रखेंगे 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान परमार्दी देव पर आक्रमण करके उसे पराजित कर देता है और वह महोबा पर कब्जा कर लेता है। इस युद्ध में परमार्दी देव के दोनों सेनापति आल्हा एवं उदल की हत्या हो जाती है। यह युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ था। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो मदनपुर के अभिलेख से। मदनपुर के अभिलेख से 1173 ईस्वी में चालुक्यों से भिलसा को छीना। तो इस परमार्दी देव ने 1173 ईस्वी में चालुक्यों से भिलसा नामक राज्य को छीन लिया। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का हमला, परमार्दी देव परास्त तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का कालिंजर पर कब्जा एवं परमार्दी देव की हत्या, कुतुबुद्दीन ऐबक का चंदेल के 80% हिस्से पर कब्जा। तो 1203 ईस्वी में परमार्दी देव के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक हमला करता है। इस युद्ध में परमार्दी देव पराजित हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर पर कब्जा कर लेता है और परमार्दी देव की इस युद्ध में हत्या भी हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक चंदेल वंश के लगभग 80% हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। इतिहासकार ताज उल मासिर के अनुसार दिल्ली के घुरिद राज्यपाल के आगे आत्मसमर्पण। तो याद रखेंगे इस परमार्दी देव के बारे में कहा जाता है, इतिहासकार ताज उल मासिर ने क्या कहा? ताज उल मासिर ने कि यह जो परमार्दी देव था वह दिल्ली के घुरिद राज्यपाल के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। तो किसके आगे? तो दिल्ली के घुरिद राज्यपाल के आगे। किसने कहा? तो इतिहासकार ताज उल मासिर ने। आल्हा खंड से परमाल की पुत्री चंद्रावती की जानकारी। तो आल्हा खंड में परमार्दी देव की पुत्री चंद्रावती की भी जानकारी मिलती है, अर्थात आल्हा खंड में परमार्दी देव की पुत्री चंद्रावती का भी उल्लेख किया गया है। शिव का भक्त एवं अच्छा कवि। कुछ इतिहासकारों के अनुसार परमार्दी देव चंदेल वंश का अंतिम शासक। तो यह जो परमार्दी देव था वह शिव का अच्छा भक्त था और एक अच्छा कवि भी था। तो याद रखेंगे यह परमार्दी देव शिव का अच्छा भक्त और एक अच्छा कवि था। लेकिन कुछ इतिहासकार इस परमार्दी देव को चंदेल वंश का अंतिम शासक मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि परमार्दी देव के बाद यह शासन समाप्त हो जाता है। लेकिन नहीं, परमार्दी देव के बाद कुछ जो शासक होते हैं वे दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन करते हैं। तो अगले शासक कौन थे दिल्ली सल्तनत के अधीन? तो अगला शासक बना तैगलोक बर्मन, उसके बाद वीर बर्मन, उसके बाद भोग बर्मन और अंतिम हमीर बर्मन, जो लगभग 1288 से 1305 ईस्वी तक रहता है। अंतिम चंदेल शासक तथा 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या एवं पूरा चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत में शामिल
एवं चंदेल वंश का अस्तित्व समाप्त। तो अंतिम चंदेल शासक हमीर वर्मन को 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है और पूरा चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। इस प्रकार चंदेल वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये चंदेल वंश का जो इतिहास था समाप्त हुआ। और कुछ संस्कृति एवं कला है उसके बारे में देख लें कि इनका शासन परंपरागत आदर्शों पर आधारित था। चंदेल अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। विभिन्न स्थानों पर जल निकायों, महलों, मंदिरों एवं किलों का निर्माण किया। सांस्कृतिक उपलब्धियों का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो खजुराहो का हिंदू एवं जैन मंदिर। तो चंदेलों को खजुराहो के हिंदू एवं जैन मंदिर के लिए ही जाना जाता है। तो इन्होंने 3 गढ़ का निर्माण किया। जयपुरा गढ़, जयपुरा दुर्ग जो आधुनिक अजयगढ़ में है, कलंजरा दुर्ग जो आधुनिक कालिंजर जिले में है, महोत्सव नगर दुर्ग जो आधुनिक महोबा जिला में है। और इन्होंने कुछ महल एवं मंदिरों का निर्माण किया, जैसे खजुराहो का दुहलदेव मंदिर, अजयगढ़ महल, खजुराहो का प्रतापेश्वर मंदिर, अजयगढ़ मंदिर, कुलपहाड़ का यज्ञ मंडप, ब्रह्मा की सभा खजुराहो में, प्रस्तर पर नक्काशी अजयगढ़ में, जैन तीर्थकर एवं सरस्वती मंदिर अजयगढ़ में, जैन धर्म के 7 स्वर्ग की मूर्ति अजयगढ़ में, जैन श्रमण की मूर्ति अजयगढ़ में, कैटल विथ ट्रीजर साइन ये भी अजयगढ़ में था, लविंग कपल की मूर्ति खजुराहो में, सुंदरी अप्सरा की मूर्ति खजुराहो में, नृत्य करते गणेश की मूर्ति खजुराहो में, सुर सुंदरी और ब्याल की मूर्ति खजुराहो में। तो ये तो था चंदेल वंश, यह समाप्त होता है। एक बात याद रखेंगे कि इसकी जो हत्या हुई थी परमार्दी देव की, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था अजय देव, उसने किया था। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए